Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's lecture, we'll study an important organization which is World Trade Organization. इसके बाद हम एक पूरी सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करेंगे. विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सो इट इज़ अ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि पूरे वर्ल्ड का ट्रेड रेगुलेट किया जाता है. जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक कंट्री दूसरी कंट्री से करती है, तो इंटरनेशनल लेवल पे जितना भी ट्रेड होता है वो सारा एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये रेगुलेट करती है. तो सबसे पहले हमें इसकी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए कि ये कहाँ से और कैसे बनी और इसने किसको रिप्लेस किया. WTO is a precursor of General Agreement on Tariffs and Trade which is GATT. तो इसने GATT को रिप्लेस किया. GATT एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि WTO से पहले ट्रेड को मैनेज करती थी. तो वो जो ये GATT है ये कब थी? ये अक्टूबर 1947 में 23 कंट्रीज़ ने साइन करके इसको एग्जिस्टेंस में लाया था. वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी वो एग्जिस्टेंस में आ रही थी, जैसे कि ट्रेड्स के रिलेटेड, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और इंटरनेशनल बैंक. तो ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी इन्होंने एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सुजेशन दिया कि ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ITO होनी चाहिए. लेकिन उसको जो था USA ने रेटिफाई नहीं किया था. अ कंपेरेबल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेड नेम द इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नेवर स्टार्टेड एज US and other signatories did not ratify the establishment treaty, and so GATT slowly became de facto international organization. इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका कि प्रपोजल लाया गया था IMF और इंटरनेशनल बैंक के द्वारा, वो कभी भी एग्जिस्टेंस में आई ही नहीं क्योंकि US ने और दो और भी इम्पॉर्टेंट सिग्नेटरीज थे जिनके बिना ऑर्गेनाइजेशन बनाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये बहुत डोमिनेंट कंट्रीज़ थी, इनका ट्रेड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था. तो इनके बिना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पॉसिबल नहीं था. तो इसीलिए जो ITO का प्रपोज़ल था वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं हुआ USA ने, क्योंकि रेटिफाई नहीं किया इसको. तो उसके बाद GATT को ही, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड तो रेगुलेट करना ही था, तो तब तक एक एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ये एक एग्रीमेंट था टैरिफ्स के लिए बेसिकली था ये. तो टैरिफ्स को रेगुलेट करने के लिए एक एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में लाया गया. तो क्योंकि US ने ITO के लिए मना कर दिया था, तो तब से जो था GATT ही एक इम्पॉर्टेंट टैरिफ रेगुलेटरी बॉडी बन गया था. तो जनरल एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट था. सारा ट्रेड इसी के तहत रेगुलेट होता था. GATT में बहुत सारी ड्रॉबैक्स थे, कमियां भी थी. इसकी वजह से ही उसको रिप्लेस किया गया और उसकी जगह WTO को लाया गया. तो जो GATT थी, साथ साथ उसके जो भी इश्यूज़ होते थे उसको सॉल्व करने के लिए नेगोशिएशंस चलती रहती थी. इस जो WTO बनने से पहले 8 इम्पॉर्टेंट राउंड डिस्कशंस हो चुकी थी, क्योंकि जो भी मसले होते थे, जो भी GATT में इश्यूज़ आते थे, तो कंट्रीज़ टाइम टू टाइम, ये कोई फ़िक्स टाइम नहीं था कि कब ये राउंड्स होंगे. तो जब भी कोई इशू होता था तो उसको डिस्कस करने के लिए ऐसे राउंड्स बिठाए जाते थे. उसके पहले जो नेगोशिएशंस किए जाते थे, इम्प्रूवमेंट किए जाते थे, जिनमें के टैरिफ को रिड्यूस किया जाता था. तो इस तरह 7 राउंड्स हुए. उसके बाद जो 8th राउंड है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो था उरुग्वे राउंड. ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें ही जो है WTO बन के सामने आया था, इसमें ही WTO को इस्टेब्लिश किया गया था. तो उरुग्वे राउंड जो था GATT के नेगोशिएशंस का 1986 में, इसको ये बहुत इम्पॉर्टेंट था. तो जो WTO है बेसिकली 1 जनवरी 1995 को बना. तो उरुग्वे राउंड जो है वो स्टार्ट होता है 1986 में. तो 1986 से लेके 1995 तक, 1 जनवरी 1995 को WTO बन के सामने आया. तो इतना लंबा पीरियड जो था नेगोशिएशन डिस्कशंस करने के बाद
इस रिजल्ट्स पे पहुंची थी सारी मेंबर कंट्रीज़ के WTO को बनाया जाए। तो ये बहुत लंबी नेगोशिएशंस के बाद जो है गैट को रिप्लेस कर दिया गया WTO से। जो गैट था ये हमें पता है कि एक एग्रीमेंट था। उरुग्वे राउंड जो था 1986 में हुआ। इट वॉज़ द बिगेस्ट नेगोशिएशंस मैंडेट ऑन ट्रेड एवर एग्रीड। ये सबसे बड़ी नेगोशिएशन थी ट्रेड पे। जो ओरिजिनल गैट आर्टिकल्स थे उनको रिव्यू किया गया, जो भी थे उसके पुराने लॉज, जो भी रेगुलेशंस थे उन सभी को रिव्यू करके थोड़ी उनमें मॉडरेशन की गई। और द फाइनल एक्ट कंक्लूडिंग द उरुग्वे राउंड एंड ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड इन WTO वाज साइंड ऑन 15 अप्रैल 1994। जो फाइनली साइन किया गया सभी कंट्रीज़ के द्वारा। उसके बाद मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई मरक्केश मोरक्को में, और इसीलिए इसको मरक्केश एग्रीमेंट बोला जाता है। तो जो ये मरक्केश एग्रीमेंट जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनली यही हुआ, इसके बाद WTO बन के सामने आया। उरुग्वे राउंड में जो कि 8th राउंड था, लॉन्च किया गया था 1986 में। उसमें बहुत सारी नेगोशिएशंस होती हैं और सब कुछ होने के बाद फाइनली कंक्लूड किया जाता है मरक्केश एग्रीमेंट में, और WTO बन के सामने आ जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेड की एग्जिस्टेंस में आई। और जो एग्रीमेंट जो थे ये मेनली ये 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। जैसे कि एक एग्रीमेंट जो था जो जिससे WTO इस्टेब्लिश किया गया, और एक ट्रेड के साथ रिलेटेड, एक गुड्स के साथ, सर्विसेज के साथ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ, डिस्प्यूट सेटलमेंट्स के साथ, रिव्यू ऑफ गवर्नमेंट एंड ट्रेड पॉलिसी। तो इस तरह ये 6 पार्ट्स में मेनली डिवाइडेड था। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट इसीलिए क्योंकि ये जो WTO है ये खुद ही एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी है। मतलब कंट्रीज़ में कोई भी ट्रेड को लेकर डिस्प्यूट होता है तो उनको किसी और कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। WTO ही इनके जो है प्रॉब्लम्स है, डिस्प्यूट्स हैं, वो सॉल्व कर देगा। सो इट्स अ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ऑल्सो। तो इसके फैक्ट्स कुछ एक जान लेते हैं। ऑफिशियली ये जो WTO है 1 जनवरी 1995 को एग्जिस्टेंस में आया, और किसके रिज़ल्ट में? मरक्केश एग्रीमेंट के रिज़ल्ट में। और इसने रिप्लेस किया गैट को, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, और गैट को रिप्लेस करता है जो कि 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके 164 मेंबर स्टेट्स हैं। ऑलमोस्ट वर्ल्ड की ऑल कंट्रीज़ इसकी मेंबर्स हैं, क्योंकि ट्रेड जो है ये इकलौती एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड की, और सारी कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं। जो कुछ एक कंट्रीज़ नहीं हैं, कुछ एक कंट्रीज़ जो हैं वो ऑब्जर्वर्स हैं। तो इस तरह ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ क्योंकि ट्रेड के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं, तो इसीलिए सभी इसकी मेंबर्स हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग ओवर 98% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड ग्लोबल GDP। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हेडक्वार्टर इसका है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। और इसकी प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल हैं नगोजी ओकोंजो। तो नगोजी ओकोंजो इसकी डायरेक्टर जनरल हैं प्रेजेंट में। तो बेसिकली ये फंक्शन क्या करता है? फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है नेगोशिएशंस के लिए, ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए, जिसका मेन एम होता है टैरिफ्स को कम करना। टैरिफ्स मतलब जो टैक्स लगते हैं गुड्स के ऊपर, इंपोर्ट करते वक्त, एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं अपनी कंट्री में उसके ऊपर जो टैरिफ लगता है, तो टैक्स लगता है। टैरिफ बेसिकली होता है टैक्स, तो उसको कम करना इसका बेसिक पर्पस है। WTO ऑल्सो एडमिनिस्टर इंडिपेंडेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर एनफोर्सिंग। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी भी है ये, जो भी कंट्रीज़ में डिस्प्यूट्स होते हैं वो ये खुद रिजॉल्व करते हैं। इट्स टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी इज़ द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। इसकी जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो कि मेन डिसीजन लेती है, वो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो कि मीट्स एवरी 2 years, 2 सालों में एक बार मीट होती है
मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कैन टेक डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स अंडर एनी ऑफ द मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि ये इसके टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है, तो किसी भी मैटर पे ये डिसीजन ले सकती है। कुछ एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के इंपॉर्टेंट डिसीजन जो हुए थे वो हम देख लेते हैं। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो सिंगापुर की थी, और कैनकम कॉन्फ्रेंस जो 2003 में हुई थी। डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के बीच में, इसको सिंगापुर इशू भी बोलते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ के रिगार्डिंग जो भी इशू था, तो उस डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री में जो भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी। जो दोहा 2001 में जो दोहा की कॉन्फ्रेंस थी, उसने चाइना की एंट्री को अप्रूव किया था, और जो दोहा डेवलपमेंट प्लान जो था वो लॉन्च किया था, जिसको कि आगे बढ़ाया गया था 6th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में हांगकांग में, जिसमें अडॉप्ट किया गया था यूरोपियन यूनियन का एक इनिशिएटिव जो कि था एवरीथिंग बट आर्म्स। इस इनिशिएटिव को अडॉप्ट किया गया, और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उन पे जो टैरिफ्स था उसको कम किया गया। उसके बाद जो WTO ने एड फॉर ट्रेड इनिशिएटिव लॉन्च किया डेवलपिंग कंट्रीज़ को असिस्ट करने के लिए, और जैसे कि सस्टेनेबल डेवलप गोल थे। उसके बाद जो 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो कि होनी थी कज़ाकिस्तान में जून 2020 में, जो कि कैंसिल हो गई थी। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि 2020 में कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ये जो 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होनी थी ये कैंसिल हो गई थी। ये कहाँ पे होनी थी? कज़ाकिस्तान में। तो जो डे टू डे फंक्शंस होते हैं WTO के, वो हैंडल किए जाते हैं जनरल काउंसिल के द्वारा, जो कि है रिप्रेजेंटेटिव सभी कंट्रीज़ के मेंबर्स जिसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, और सारे डे टू डे फंक्शंस इसमें हैंडल किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेडिंग। इसके जो WTO के कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं जिसके तहत ये ट्रेड करते हैं, तो हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ट्रेड के रिगार्डिंग। ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री के ऊपर ज़्यादा टैरिफ लग रहा है, किसी कंट्री के ऊपर कम लग रहा है। तो दो मेजर कंपोनेंट इसमें, मोस्ट फेवर्ड नेशंस और नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी। मोस्ट फेवर्ड नेशन मतलब मान लो हमने डिसाइड किया कि इस कंट्री पे हम इतना टैरिफ लगाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस कंट्री के लिए अलग से रूल है। इसका मतलब सभी कंट्रीज़ के लिए वही रूल है, सभी कंट्रीज़ पे उतना ही टैरिफ लगाएंगे जितना कि हम एक कंट्री पे लगा रहे हैं। तो इसी तरह नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी है, जैसे कि हमारे डोमेस्टिक गुड्स हैं और फॉरेन गुड्स हैं। डोमेस्टिक गुड्स जो एक कंट्री के अंदर ही बनती हैं, फॉरेन गुड्स जो बाहर से आती हैं। तो जो सेम ट्रीटमेंट होगा, ऐसा नहीं कि डोमेस्टिक गुड्स को कम आंका जाएगा या फिर उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी फॉरेन गुड्स के मुकाबले। तो जो डोमेस्टिक गुड्स हैं और फॉरेन गुड्स हैं उनको सेम ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद है रेसिप्रोसिटी मीनिंग टिट फॉर टैट, जैसा आप करोगे वैसा ही आपके साथ किया जाएगा। बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल कमिटमेंट्स, तो जो इसके जो भी रूल्स हैं वो बाइंडिंग होंगे सभी कंट्रीज़ के ऊपर। ट्रांसपेरेंसी, जो भी इसका एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी रूल्स है, सभी हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंट होगी, सबकी नॉलेज दी जाएगी। सेफ्टी वैल्यूज़, तो ये कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर WTO काम करता है। तो यही था, एक बार फिर से ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। WTO फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसने गैट को रिप्लेस किया था। गैट एक एग्रीमेंट था, इसीलिए इसकी जगह पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। गैट की इम्पोर्टेंट 8 राउंड नेगोशिएशंस हुई थी। 7th राउंड नेगोशिएशन वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। फर्स्ट जैसे कि जिनेवा में हुई थी, इस तरह बहुत आगे 7 और हैं। 8th इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 8th उरुग्वे राउंड जो था, इसमें जो WTO बन के सामने आया था। ये शुरू कब हुई थी नेगोशिएशंस? 1986 से। तो फाइनली जो WTO बना था मराकेश एग्रीमेंट के बाद, कब? 1 जनवरी 1995 को WTO बन के एग्जिस्टेंस में आया। तो इसने रिप्लेस किया गैट को,
और इसके 164 मेंबर्स हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश। डायरेक्टर जनरल है नगोजी ओकोंजो। फंक्शन इसका है ट्रेड को बेसिकली रेगुलेट करना, टैरिफ्स को कम करना और डिस्प्यूट सेटल करना। इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। बहुत सी फेमस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं जिनमें बहुत खास डिसीजंस लिए जा चुके हैं। इसकी जो 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होनी थी कज़ाकिस्तान में 2020 में, लेकिन वो नहीं हुई, पेंडेमिक की वजह से वो कैंसिल हो गई। जो WTO के डे टू डे फंक्शंस हैं वो हैंडल किए जाते हैं जनरल काउंसिल के द्वारा। और इसके प्रिंसिपल्स हैं नॉन डिस्क्रिमिनेशन, रेसिप्रोसिटी, बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल कमिटमेंट्स, ट्रांसपेरेंसी, सेफ्टी वैल्यूज़। यही था WTO की क्विक इन्फॉर्मेशन। आई होप दिस इज़ यूज़फुल फॉर यू। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।